चलिए हम हमारी क्लास शुरू करते हैं हमारे स्पेशल बैच सेल्फिश बैच के लिए, जिसमें हमने शुरू के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। लास्ट चैप्टर हमारा बचा हुआ है बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव से सेमीकंडक्टर, और इस बैच में हम सीबीएसई फोकस ज़्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड देन जो भी PYQs हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, वो हम सॉल्व करते चलेंगे टिल एग्ज़ाम। ठीक है, कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे इसी बहाने और रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। चलिए, तो जिस मोबाइल में आप क्लास ले रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स पे आ रहा हूँ मैं। आज से 10-15 साल पहले इनकी साइज़ थोड़ी मोटी होती थी, आजकल तो स्लिमेस्ट फ़ोन और ये सब आने लग गए। टीवीज़ की भी साइज़ मोटी होती है, मोटाई के कंपैरिजन में, लेंथ के कंपैरिजन नहीं, मोटाई के कंपैरिजन में बता रहा हूँ। टीवीज़ भी थोड़े स्लिम होने लग गए। ठीक, ये सब पॉसिबल हुआ इस कंसेप्ट के बेस पे। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, अब क्या है कि पहले जब पहली बार कंप्यूटर बना, डिजिटल कंप्यूटर बना, तो उसकी साइज़ बहुत बड़ी थी। उसकी साइज़ बड़ी होने का एक कारण था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स, इनको वाल्व्स भी कहते हैं। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब्स क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए काम आती है। अब सुनना ध्यान से, इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, लार्ज होती है साइज। ठीक है, बड़ी साइज, और इनको चलाने यूज करने के लिए आपको अच्छी खासी पावर देनी पड़ती थी, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। ठीक, अब 1930, ये लगभग अर्ली 1900s की बात है। 1930 आते आते सॉलिड सेमीकंडक्टर ने खुद को एक्सप्लोर करवाया। तो इंसान 1930 में सॉलिड सेमीकंडक्टर को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा, इस मटेरियल को, इस एलिमेंट को एक्सप्लोर करने लगा। तो क्या हुआ कि 1947 में इस सेमीकंडक्टर के बेस पे कुछ डिवाइसेस जैसे ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ। जब ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ तो इसने क्या किया, एक रिवोल्यूशनरी चीज़ लेके आया मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसमें एक बड़ा हाथ 1958 में जैक किलबर्ग का भी है। जैक किलबर्ग ने पहली बार आईसी इन्वेंट किया, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको माइक्रोचिप भी कहते हो तुम, माइक्रोचिप। जो तुमने मोबाइल फोन्स वगैरह को अगर कभी ऐसे खोल के देखा है, ऑब्वियस है, खोल के देखना मतलब सेपरेट आउट एलिमेंट्स थिंग्स इसकी, उसको जब खोल के देखा है तुमने, तो उसके अंदर कुछ आईसीज होती हैं, उसमें कुछ ऐसे डिवाइस है ना, ऐसे डिवाइस लगे होते हैं। ये काली काली सी एक ऐसे डिवाइस सा लगा रहता है उस बोर्ड पे, ऐसे कुछ आईसीज लगी रहती हैं, उसमें कुछ चिप्स वगैरह, कुछ छोटे छोटे डायोड्स लगे रहते हैं। डायोड्स, ये जो डायोड्स है और ये जो ट्रांजिस्टर्स है, ये सब सेमीकंडक्टर्स की मदद से बनाए गए हैं। तो सेमीकंडक्टर ने क्या किया कि जो काम इतना बड़ा, बहुत ही बड़ा, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स आई थी इसमें, इसका बहुत बड़ा वजन था, कमरों में भी नहीं आता था, बहुत बड़ी साइज का डिजिटल कंप्यूटर था। उसको एक छोटी सी चिप करने लगी, सेम काम, है ना। उससे वो जो बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स हम टीवीज में फिट करते थे, हम मोबाइल्स के अंदर तो चलो नहीं हुई इतनी, लेकिन जो पहले के डिजिटल कंप्यूटर्स थे उनमें यूज़ होती थी, वो रिड्यूस होकर के वही इफेक्टिवनेस से ये सब काम होने लगे, और कम पावर पे। तो क्या हुआ कि ये जो ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स वगैरह का यूज़ आया, ये सब सेमीकंडक्टर की मदद से आया। अब इसी कारण से हमें सेमीकंडक्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है तो सेमीकंडक्टर पढ़ना है। हमारे सिलेबस में ये चैप्टर है, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स को क्लासीफाई कर दिया, स्टेट कर दिया, एक तरह से बदल के रख दिया इस सेमीकंडक्टर ने। ठीक, तो हमें तो बस ये जानना है कि क्या है सेमीकंडक्टर। आज क्लास में हम जानेंगे सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, और बैंड थ्योरी का आइडिया लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मिटा देता हूँ, पहले देखते हैं। तो मैं क्लासीफाई करूँगा सेमीकंडक्टर को सर्टेन बेसिस पे, एक तो बहुत ही ऑर्डिनरी कंडक्टिविटी के बेस पे, और एक बैंड्स एनर्जी के बेस पे, बैंड थ्योरी के बेस पे, है ना। तो हम थोरली पढ़ते चलेंगे। देखो बेटा,
जब मैं बात करूं कंडक्टिविटी के बेस पे कि मैं कैसे समझा सकता हूं, बता सकता हूं, या तुम कैसे समझ सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, तो तुमने 3 तरह के मटेरियल सुने होंगे। एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं सेमी कंडक्टर्स एंड एक होते हैं इंसुलेटर्स। ठीक, अब कंडक्टिविटी वो वाली करंट डेंसिटी पढ़ी थी ना बेटा हमने, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टिविटी ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टिविटी कम। इसी भी डिफाइन पे कंडक्टिविटी क्या होता है, कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट कोई सब्सटेंस अलाउ कर रहा है अपने अंदर से, है ना। तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स से कम होती है, इंसुलेटर्स से ज़्यादा होती है। सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से कम होती है, इंसुलेटर की ज़्यादा होती है। लगभग जैसे मान लो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 साइमन मीटर इनवर्स इसकी रेंज होती है कंडक्टर्स की जनरली। लगभग 10 की पावर -6 से 10 की पावर 5 साइमन मीटर इनवर्स सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इस रेंज में मिल जाती है। एंड 10 की पावर -19 टू 10 की पावर -11 साइमन मीटर इनवर्स इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी इस रेंज में अप्रोक्सीमेटली आपको फाइंड आउट हो जाती है, ना के बराबर है। सही है। तो सुनो, अगर तुम कंडक्टिविटी के बेस पे ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, तो मैं कह सकता हूँ कि सेमीकंडक्टर जो लेस कंडक्टिंग है किससे, देन कंडक्टर्स, या फिर कह दूं मोर कंडक्टिंग है देन इंसुलेटर्स, या फिर मैं कह दूं कि रेजिस्टेंस इज मोर देन कंडक्टर्स, या मैं कह दूं रेजिस्टेंस इज लेस देन इंसुलेटर्स। ठीक, या फिर रेजिस्टिविटी कह दूं कि रेजिस्टिविटी इज मोर देन कंडक्टर्स, रेजिस्टिविटी इज लेस देन इंसुलेटर। मतलब अगर मैं कंडक्टिविटी के बेस पे ऐसे बोल रहा हूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी इनवर्स होती है कंडक्टिविटी की, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी, इंसुलेटर्स की, फिर रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की, एंड देन कंडक्टर्स की, अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं। ठीक, एक छोटी सी चीज़ मेरे बच्चों को पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं इनका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ता है, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी या e की पावर माइनस अल्फा डेल्टा टी, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में चेक किया हुआ है। ठीक है। सिमिलरली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है और अच्छा खासा कम होता है। टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस वेरी करता है। ठीक, अब हम कह रहे कंडक्टर जैसे तार वार ये जो तुम्हारे हो गए कॉपर के, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि भैया सेमीकंडक्टर को प्रेफरेंस मिली 1900 के बाद, क्यों मिली, इससे अच्छा तो कंडक्टर ही है भाई, उनका रेजिस्टेंस कम होता है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा भी होती है, इनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है ना कंडक्टर से। और टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा हमें, तब जाकर के उसका रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा और तब जाकर के हम उसका यूज़ कर पाएंगे। तो सुनो ध्यान से, इसका एक तगड़ा तरीका है टेम्परेचर चेंज करने का। तगड़ा तरीका क्या है, जैसे तुमने लाइट इंसिडेंट करा दी, फोटोन्स इंसिडेंट करा दिए, तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, है ना, हीट अप कर दिया, है ना। एक और है, कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स कर दी, इसको हम डोपिंग कहते हैं, मिक्सिंग इम्प्योरिटीज़। इन 3-4 चीज़ों से हम इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आपको डिफाइंड है केमिस्ट्री में, ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका टेम्परेचर बहुत ही तेज़ी से रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से चेंज होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करने पे तुम 1000 गुना 1000 टाइम्स इनका
रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका मतलब इस सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस आप बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हो बेटर तरीके से। लेकिन जो कंडक्टर्स का है इनका चेंज तो होता है, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लेकिन उस मैनर में नहीं चेंज होता जिस मैनर में सेमीकंडक्टर्स का चेंज होता है, और यही एक प्रॉपर्टी इसको खास बनाती है। अब क्या हुआ कि जब सेमीकंडक्टर्स प्ले में आने लगे, इसको स्टडी किया जाने लगा, तो कुछ डिवाइसेस जनरेट हुए, आगे चल के हम भी बनाएंगे। और उन डिवाइसेस को सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो सेमीकंडक्टर जिसको इफेक्टिव बना रहा है, सबसे बढ़िया है, जैसे मान लो कोई कंडक्टर लिया मैंने, है ना, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, तो करंट गया ऐसे, कंडक्टर है। और इस सेमीकंडक्टर की मदद से मैं किसी को मतलब कोई एक ऐसा डिवाइस डिज़ाइन कर सकता हूँ जिसमें मैंने इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल लगाया, तो करंट गया ऐसे, डिवाइस बनाया सेमीकंडक्टर की मदद से। कंडक्टिंग तो होता ही, तो करंट गया इस तरफ। अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर, ये जो कंडक्टर है इसके अंदर अगर मैं इधर हायर पोटेंशियल लगा देता इधर लोअर, तो करंट कैसे आता, इधर। लेकिन ये जो डिवाइस मैंने तैयार किया है सेमीकंडक्टर की मदद से, इसमें अगर मैंने इधर लोअर पोटेंशियल लगाया इधर हायर, तो कोई करंट ही पास नहीं कर रहे। ये मैंने डिवाइस डिजाइन किया जो हम करेंगे आने वाले टाइम में इस चैप्टर में। इसका मतलब क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर हमें करंट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसका तगड़ा बढ़िया यूज होने वाला है। मतलब हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर तो कंट्रोल एक डायरेक्शन में ही बढ़ना है तो मैं सेमीकंडक्टर की मदद ले सकता हूँ। भाई वैसे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा, किसी सर्किट में कोई कंडक्टर लगा है तो करंट ऐसे भी जा सकता है, करंट ऐसे भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर मैं इसको जगह रिप्लेस कर दूँ एक सेमीकंडक्टर डिवाइस से, जो मैंने इस तरह से डिज़ाइन कर दिया कि इस तरफ करंट होगा तो जा सकता, अलाउड है। अगर ऐसे इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल हुआ और इस तरफ करंट जाना चाह रहा है, तो ये डिवाइस जाने नहीं देगा। सर्किट एक तरह से ब्रेक सर्किट की तरह, ऑफ सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। मतलब मैं सर्किट के अंदर करंट किस तरफ बहेगा इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर दूसरी तरफ से करंट आ रहा है तो मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा, वो सर्किट ऑफ सिचुएशन में पड़ा रहेगा। इस तरह के डिवाइस डिज़ाइन करने में सेमीकंडक्टर ने मदद की। मतलब सेमीकंडक्टर की सबसे तगड़ी प्रॉपर्टी क्या निकल के आई कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट दे सकता है हमें। इसकी मदद से हम कुछ डिवाइस ऐसे तैयार कर सकते हैं जो हमें एक ही तरफ करंट बहाने की इजाज़त दे सर्किट के अंदर, दूसरी तरफ का अलाउ ना करे। सही, ये सब सेमीकंडक्टर को मैं दोबारा बताता हूँ। सेमीकंडक्टर क्या है कि जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा है, कम है, एंड इंसुलेटर से ज़्यादा है। उसके रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, और अच्छे खासे तरीके से, तगड़े तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और उसकी मदद से कुछ ऐसे डिवाइस तैयार किए जा सकते हैं जो सर्किट में एक ही तरफ का करंट अलाउ करे। अगर दूसरी तरफ मान लो मैंने कह दिया कि इधर हायर है इधर लोअर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट अलाउड है, तो मैंने वो डिवाइस लगाया जो बना किसकी मदद से है, सेमीकंडक्टर की मदद से। अगर बाई चांस उसमें करंट इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से, तो वो डिवाइस अलाउ नहीं करेगा। इधर से आ रहा है तो वो डिवाइस अलाउ करता जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह के डिवाइसेस बनाने में मदद होने लगी और हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करने लगे, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन को ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्शन बदल देता है, बस वो कंट्रोल कर पाता है कि अगर दूसरी डायरेक्शन से करंट आया तो हम अलाउ नहीं करेंगे। और इससे बहुत अच्छे अच्छे डिवाइस हमने बनाए हैं, हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो इंट्रो टाइप है, इसलिए हम थोड़ा वैसे बता रहा हूँ मैं कि इसकी मदद से एक डिवाइस ऐसा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा, तो कंडक्टिविटी के बेस पे हमने कंडक्टर को पढ़ना चाहा कि इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है। ठीक, अब सुनो अच्छे से। दूसरा क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूँ बेटा बैंड्स के बेस पे, बैंड थ्योरी के बेस पे। तो उसके लिए मुझे बैंड पढ़ने पड़ेंगे, एनर्जी बैंड। ठीक है, थोड़ा हम डीपली
डिसाइड करेंगे इस टॉपिक को, तो अच्छे से सुनना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो तुम्हें बेसिक सी बात मैंने बताई कि उनकी कंडक्टिविटी कैसे कैसे अलग अलग होती है, और उसके बेस पे कि व्हाट सेमीकंडक्टर से हम क्या कर सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हासिल कर सकते हैं, किसका, करंट का। अब जो एनर्जी बैंड है, मेरे बच्चे कह रहे होंगे कि अगर मैं कोई सिंगल एटम देखूं, सिंगल एटम, उसके अंदर क्या होगा कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे न्यूक्लियस के अराउंड, और मेरे बच्चे को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन अपॉन दूरी, के Q1 Q2 अपॉन आर। जैसे 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 कि ये प्रोटॉन एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जेडी चार्ज, ठीक। इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के जेडी ई अपॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर, सही है। यहाँ से मेरा बच्चा कह रहा होगा सर आर को बढ़ाओगे तो यू घटेगा, सर ये तो बढ़ेगा, मैथमेटिकली बढ़ेगा बेटा, माइनस का मतलब तो मैंने समझा रखा है तुम्हें, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन कम हो रहा होगा, दिस इज माइनस, ये अट्रैक्शन शो करता है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसका ग्राफ कैसे बना रहा होगा मेरा बच्चा, तो वो कहेगा सर ये अगर पोटेंशियल एनर्जी है, ये अगर सेपरेशन बिटवीन द चार्ज एंड न्यूक्लियस है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे एनर्जी ऐसे कम होती चली जाएगी। सर ये तो बढ़ रही है पॉजिटिवली, अरे बेटा नेगेटिव क्या बताता है, अट्रैक्शन बताता है। वैल्यू क्या हो रही है सर, घट ही रही है वैल्यू, तो या मैं कह दूं कि जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता है, सेपरेशन होगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है। तो मेरे बच्चे कह रहे होंगे ठीक है, इस तरफ अगर आर दिखाना चाहता है, इस तरफ है सर, दोनों में इसको एक, सही है। जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे इधर भी तो आ रही है, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो रही है। ये तो हुई सिंगल एटम की एनर्जी, एक अकेले एटम की एनर्जी। मान लो मैं इसके पास एक और एटम लेके आता हूँ, 2 एटम्स, तो एक एटम और ऐसे उसकी एनर्जी होगी, बढ़िया है, ऐसे इसकी एनर्जीज होंगी, ठीक है। सुनना ध्यान से, इस एटम और इस एटम, दोनों एटम्स के बीच में सेपरेशन है, अच्छा खासा सेपरेशन है, तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आएगा इस एटम का, इस एटम का, ले ऐसे जैसे जैसे आर बढ़ा पोटेंशियल घटी, एक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आएगा इस एटम का, ठीक, जैसे जैसे आर बढ़ा पोटेंशियल घटी, क्लियर है। अब क्या है कि मैं कह रहा हूँ इन दोनों को पास ले आओ, वैसे भी एटम्स पास पास ही होते हैं, तो पास ले आओ। अगर मैं बहुत पास ले आऊँ, इनको क्लोजली पैक कर दूँ, समझा रहा हूँ मैं, कंसेप्ट है, थ्योरी है। अगर दोनों एटम्स को मैं बहुत पास ले आऊँ तो क्या होगा, इस एटम को मैं पास ले आता हूँ बेटा, पास ले आऊँ, ये ले ऐसे, दिस इज आवर एटम, ये दोनों पास आए, तो एक इंस्टेंट आएगा कि इसके कुछ आउटरमोस्ट शेल्स, कुछ ऑर्बिटल्स, इसके कुछ ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएंगे भाई, और भी तो हो गया, ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा ओवरलैपिंग फॉर्म हो जाएगा दोनों एटम्स के बीच में। अब क्या हुआ देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो इधर मैंने दिखाई है, अब जो ऑर्बिटल पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, जो न्यूक्लियस के पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, सही है। जैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तुम्हें याद होगा, 1s 2s 2p 3s 3d 4s 3s 3p 4s 3d, इस तरह से तुम कुछ फिलअप करते थे ऑर्बिटल्स। तुम्हें पता है कि कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस के पास पहला ऑर्बिटल, फिर दूसरा, ऐसे ऑर्बिटल चलेंगे, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इस एटम के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होगी। जैसे मैं सिंगल एटम की अगर अलग से आपको बना के दे दूँ, तो देखो दिस इज यू, ये अगर पहला ऑर्बिटल है तो इसका तो कुछ ऐसा आएगा, पोटेंशियल घटती हुई, तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी, दिस इज योर 1s, दिस इज योर 2s, ऐसे अगला होगा, दिस इज योर 2p, एनर्जी शेल्स की भाई, 1s सबसे पास, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे चलता रहेगा। तो जो शेल सबसे पास उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी,
माइनस इज अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। जो शेल सबसे दूर उसके पास सबसे कम एनर्जी। तो अगर मैं इसको इस शेल्स के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो तुम कहोगे कि सर जो शेल सबसे पास, ये 1s, जो थोड़ा दूर उसकी कुछ ये एनर्जी, लेट्स से 2s कुछ होगी, ऐसे ही दिस इज तीसरे सेल की एनर्जी, ऐसे चलेगी। लेकिन जैसे ही ये दोनों पास आए, जैसे ही ये दोनों क्या है, पास आए, वैसे ही क्या हुआ, इसकी एनर्जी शेल्स, सुनना ध्यान से, जो इसकी कुछ एनर्जी शेल्स और इसकी कुछ एनर्जी शेल्स, जैसे ये दोनों शेल्स पास आए बेटा, वैसे ही क्या हुआ कि इसका तो एनर्जी डायग्राम ये और इसका एनर्जी डायग्राम कुछ ये। क्यों? क्योंकि कुछ सेल्स ओवरलैप कर गए और कुछ सेल्स जो ओवरलैप कर गए बेटा, वो इस पॉइंट के बाद ओवरलैप कर गए होंगे, उनकी एनर्जी सेम हो गई होगी। इस पॉइंट के बाद सेम नहीं तो इसके अंदर जो सेल्स, ये जो सेल होगा इसकी कुछ एनर्जी होगी, इस सेल की कुछ एनर्जी कितनी होगी भाई, इस सेल को और इस सेल को ओवरलैप कर लिया गया है, ओवरलैप कर लिया तो इस पॉइंट के बाद ये मीटअप कर गए होंगे। देखना ध्यान से, इस सेल की एनर्जी होगी कुछ इधर, इस सेल की एनर्जी होगी कुछ इधर, ध्यान सुनना। इस पॉइंट के बाद, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद जितने भी सेल्स होंगे उनकी एनर्जीज ओवरलैप हो गई होंगी, हाँ कि ना भाई। ये सेल जितनी दूर उतना ये सेल दूर, सही है, सही। तो इस सेल की एनर्जी, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां कॉमन एनर्जी पाई गई है, हाँ कि ना। इस एटम की कॉमन एनर्जी, इस एटम की कॉमन एनर्जी कहाँ पाई गई है, यहाँ। मतलब इस पॉइंट के बाद जितने भी शेल्स हैं वो ओवरलैपिंग कंडीशन में है, तो इन सारों की एनर्जी क्या हो गई होगी, ओवरलैप कर गई होगी। तो ये जो बैंड है, ये जो बैंड बन के आया है, ये जो एनर्जीज इधर ओवरलैप कर गई होंगी, इस सिचुएशन को मैं ओवरलैपिंग शेल्स कह रहा हूँ, ओवरलैपिंग रीजन कह रहा हूँ। दिस रीजन इज ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग रीजन। सुनना ध्यान से, दोबारा बता देता हूँ। दो शेल्स, दो एटम्स, दोनों को पास लाया तो कुछ आउटर मोस्ट शेल्स क्या हो गए होंगे बेटा, कंबाइन हो गए होंगे। कंबाइन हो गए मतलब ओवरलैप हो गए, ओवरलैप हो गए तो उनकी एनर्जीज भी ओवरलैप हो गई होंगी, क्योंकि एनर्जी कैसे डिफाइंड है, Q1 Q2 अपॉन R, दूरी से डिफाइंड है भाई। ये ओवरलैप हो गया तो एक सर्टेन एनर्जी के ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो गए, तो एनर्जीज भी उनकी क्या हो गई होगी, ओवरलैप हो गई होगी। तो चाहे मैं ऐसे ओवरलैपिंग दिखा दूं, चाहे मैं ऐसे दिखा दूं, एक ही बात है। मैं थोड़ा सा डीप जा करके बताने की ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस से रखिए आप, ठीक है, समझ में आएगा, समझ में आएगा। सुनो, अब क्या हुआ कि ये तो दो एटम्स की बात हुई है, क्या हो अगर मेरे पास पूरा क्रिस्टल हो, सुनना ध्यान से, रुको वेट करो, देखो क्या हो मेरे पास पूरा का पूरा क्रिस्टल हो, वेट करो बेटा, सुनो, क्रिस्टल जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, एक एटम, ठीक, एक और एटम, एक इसके नीचे, एक ऊपर, एक तुम्हारी तरफ, आगे पीछे पूरा एक क्रिस्टल तैयार होगा जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, एक और एटम, ठीक। अब क्या होगा कि वो क्लोजली पैक होते हैं, क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, वो क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली पैक होंगे तो ये एटम्स एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक नज़दीक होंगे, और नज़दीक नज़दीक होंगे तो इसका कोई सेल इसके किसी सेल के साथ ओवरलैप करेगा, और इसका कोई सेल इसके किसी सेल के साथ ओवरलैप करेगा, ऐसे ही आगे होगा, ऐसे आगे वाले होंगे, ऊपर वाले होंगे, नीचे वाले होंगे, ये सब क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, इनके शेल्स 1s2 s2 p3 s3 p, वो वाले शेल्स। तो ये जो शेल्स ओवरलैप कर रहे होंगे तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन तैयार हो जाएगी बेटा, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे, ठीक, कुछ ऐसे। तो मजा क्या है, देखो जो शेल ओवरलैप हो गए, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, पहले ये देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे, वो ना इस न्यूक्लियस के राउंड घूम रहा होगा, ना इसके राउंड, ना इसके राउंड, बाउंड नहीं होगा। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं के राउंड घूमते रहते हैं, इन्हीं के राउंड घूमते रहेंगे। लेकिन जो शेल ओवरलैप कर गए,
उन शेल्स के इलेक्ट्रॉन तो आराम से सब जगह घूम रहे होंगे, आगे भी होंगे, आगे वाले के साथ भी ओवरलैप होगा, तो ऐसे ऐसे इसको हम लैटिस कहते हैं कि लैटिस के अंदर घूम रहे होंगे। सही, दिस शेल इज ओवरलैप्ड, है ना, आगे का भी कोई शेल होगा उसके साथ ओवरलैप हो गया होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग सिचुएशन में ऐसे आराम से सभी के अराउंड ऐसे घूमता जा रहा होगा, सारी एनर्जीज आ रही होंगी इसके पास, इसके अराउंड घूम रहा होगा, तो इसके इन्फ्लुएंस में इसके तो ये किसी एक एटम के पर्टिकुलरली बाउंड नहीं रहा, ये सब जगह घूमते रहा। इसी को मैं एनर्जीज की टर्म्स में दिखाना चाहता हूँ। तो देखो, एक बार देखो, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सुनना ध्यान से, सुनो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करेगी? तुमने कहा सर ऐसे वेरी करेगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करेगी? तुमने कहा सर ऐसे वेरी करेगी। सर ये मीट कैसे कर गई किसी पॉइंट पे? अरे बेटा, कुछ सेल्स ओवरलैप कर गए, अगर सेल्स ओवरलैप कर गए तो इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी भी है, ये एनर्जी भी है, ये एनर्जी भी है, जब जहाँ होगा जैसे होगा, सही है, वो उसी एनर्जी लेवल्स में घूम रहा होगा, सही है, जो ओवरलैप कर गए। भाई हर सेल के पास कितनी एनर्जी होती है? जैसे इस सेल के पास कितनी एनर्जी होगी? इस सेल के पास अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो इतनी होगी, ये किसकी होगी? 1s सेल की एनर्जी होगी, निकाल लेंगे क्या Q1 Q2 अपन R से। इस सेल के पास कितनी एनर्जी होगी? तुमने कहा ये ले, दूसरा सेल कौन सा होता है? 2s, ये 2s की एनर्जी आ गई, कुछ तो आएगी वैल्यू। सिमिलरली ये कितनी एनर्जी होगी? ये होगी 3s की एनर्जी। अब जहाँ एनर्जी एक बार जहाँ ओवरलैपिंग हुई उससे पहले ही एनर्जी भी तो ओवरलैप होगी। भाई ओवरलैपिंग हुई मतलब यहाँ जो एनर्जी वो यहाँ भी एनर्जी, हाँ कि ना, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो सब जगह सेम हो जाएगी, हाँ कि ना। सेम आने का मेरा मतलब ओवरलैप कर गया होगा ना भाई, ओवरलैप कर गया सेल, अगर सेल ओवरलैप कर गया ऐसे तो उनकी एनर्जीज भी तो ओवरलैप कर गई कि Q1 Q2 अपॉन R, सही है, तभी तो ओवरलैप कर गया वो। अब इस पॉइंट के ऊपर जितनी भी एनर्जीज है वो सारी ओवरलैप कर गई, इसके बाहर एक और शेल होगा जो ओवरलैपिंग सिचुएशन में होगा, और होगा, हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन शेल्स तो ओवरलैप कर रहे हैं ना, इसके बाद वाली शेल्स भी ओवरलैप कर रहे हैं। तुम तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कितनी शेल्स लिख सकते हो, ऑर्बिटल्स लिख सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर जितनी भी एनर्जीज होंगी वो सारी ओवरलैपिंग होंगी, सही है। सिमिलरली अगर इन दोनों की बात करूँ तो इसकी एनर्जी ऐसे और इसकी एनर्जी ऐसे वेरी करेगी, सही है, इसको भी अच्छे से, क्योंकि ये तीनों ओवरलैप कर गए ना, ये लो, ठीक भाई। अगर तीनों ओवरलैप कर गए मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पहुँच रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पहुँच रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो, यानी कि एनर्जी शेयर कर रहे हैं। सुनो ध्यान से, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा बेटा दिस, इस एनर्जी से ऊपर की एनर्जीज जितनी भी है वो सारी क्या कर गई? ओवरलैप कर गई। ओवरलैप कर गई मतलब इन एनर्जीज को एक्वायर करने वाला इलेक्ट्रॉन, इन एनर्जीज को एक्वायर करने वाला इलेक्ट्रॉन मतलब इन शेल्स में जो जिनकी एनर्जीज इस पॉइंट से ऊपर है, इस एनर्जी लेवल से जिनकी एनर्जी ऊपर है, उन सारे एनर्जी शेल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस के बाउंड नहीं है, किसी एक न्यूक्लियस के बाउंड नहीं है। सुनना ध्यान से दोबारा, जैसे 3s वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहीं घूमेगा, इसी एनर्जी के साथ घूमेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर गई बेटा, जिनकी एनर्जीज ओवरलैप कर गई, तो ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए मतलब एनर्जी ओवरलैप कर गई, क्योंकि एक ऑर्बिटल मतलब यहाँ पे एक सर्टेन एनर्जी घूम रही है, सर्टेन एनर्जी हो सकती है यहाँ पे घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास, फिर एक और ऑर्बिटल मतलब यहाँ एक सर्टेन एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन के पास घूमने के लिए। ऐसे ही जो ऑर्बिटल ओवरलैप ही कर गए उनके पास क्या होगा? तो हमने देखा कि अगर ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए मतलब कुछ एनर्जीज ओवरलैप कर गई, ऑर्बिटल मतलब सर्टेन एनर्जी का ये ऑर्बिट है, ठीक है। तो अगर ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए मतलब एनर्जी ओवरलैप कर गई, एनर्जी ओवरलैप कर गई, इस बात का मतलब यहाँ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है, और वो कौन दे सकता है भाई? वो यहाँ लाई, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस बैंड पे लाई कर गया, यहाँ मिल गया, जो इस ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में घूम रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जीज ये इधर लाई कर रहा है वो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस के बाउंड नहीं है। या मैं सीधी भाषा में कह दूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस रीजन की एनर्जी एक्वायर करता है, दैट मीन्स वो बाउंड नहीं है किसी एक न्यूक्लियस के, वो फील फ्रीली घूम सकता है।
कहाँ घूम सकता है? इन सभी एटम्स के ओवरलैपिंग रीजन में, और इन सभी एटम्स के ओवरलैपिंग रीजन मतलब एक एटम, एक और एटम, एक आगे एक पीछे, ओवरलैप्ड रीजन कहाँ बनेगा बेटा? लैटिस में तैयार होगा। तो ऐसा हमने इलेक्ट्रिसिटी में डिसाइड किया था कि जो कुछ कंडक्टर्स होते हैं जैसे, तो उनकी कुछ लैटिस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं फ्रीली, हाँ कि ना? और वही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के ट्रांसफर के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, सही है? तो मैं बस वो बताना चाह रहा हूं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री लैटिस में, वो सर्टेन ओवरलैपिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जिनकी एनर्जीज ओवरलैप कर गई, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए, उन ऑर्बिटल्स में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बेटा कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एंड उस बैंड को कहते हैं, इस बैंड ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी जो ओवरलैप हो गई, इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। मतलब इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं है एक न्यूक्लियस के अराउंड घूमने के, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम सकता है इन सारे बैंड्स में, जो सारी एनर्जीज में, सारे ऑर्बिटल्स में। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स सर्टेन एनर्जी रख रहे हैं, वो एक सर्टेन न्यूक्लियस के अराउंड ही घूमेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे बेटा वैलेंस, सॉरी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस भी कह सकते हो, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लो किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, वैलेंस ही शेयर करते हैं लास्ट, जो बॉन्ड वगैरह फॉर्मेशन में काम आता है, हम चलो पढ़ लेंगे इसको। दिस इज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ये बाउंड है। दीज आर नॉट बाउंड, दीज आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं अभी तक तुम्हें बस ये फील दिलाना चाह रहा हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं लैटिस के अंदर। वो लैटिस किसको कहते हैं? सही है? तो एक सर्टेन एनर्जी एक्वायर, देखो लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा, एटम न्यूक्लियर में भी, कि एक सर्टेन ऑर्बिटल में घूमने के लिए एक सर्टेन एनर्जी एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन। अब अगर सर्टेन एनर्जी एक्वायर करता है, तो जब एटम्स पास पास आएंगे, तो एक अकेले एटम का जो एक ऑर्बिटल है, दूसरे अकेले एटम का जो एक ऑर्बिटल है, वो ओवरलैप भी तो कर सकते हैं। और जैसे वो ओवरलैप करेंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन दोनों और एटम्स शेयर कर सकते हैं, घूम सकता है। वो इधर से शेयर का नहीं, वो इधर से इन दोनों के अराउंड घूम सकता है। फ्री हो गया, मतलब वो ना तो इसके अराउंड घूम रहा, ना इसके अराउंड, दोनों के अराउंड घूम रहा है। वो यहाँ होगा तो इसके इन्फ्लुएंस में भी, इसके इन्फ्लुएंस में भी। हालांकि इन्फ्लुएंस तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी है इसका, लेकिन ये घूम सिर्फ इधर ही रहा है, घूम सिर्फ इधर ही रहा है। तो एक अकेला एटम, फिर मैंने दो एटम बताई, दो एटम्स पास आ गए। फिर हमने क्रिस्टल पढ़ा, पूरा का पूरा क्रिस्टल, जिसमें बहुत सारे एटम्स पास आ गए, बहुत सारे एटम्स पास आ गए। बहुत सारे एटम्स पास आ गए तो कोई ना कोई शेल होंगे ऊपर वाले, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ऊपर जाते जाओ, तो ऊपर वाले जितने भी शेल्स होंगे वो ओवरलैप हो सकते हैं, सर्टेन सेल्स ओवरलैप होंगे, तो सर्टेन एनर्जीज ओवरलैप हो गई। सर्टेन एनर्जीज ओवरलैप हो गई मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ना इस एनर्जी की बाउंड है, ना इस एनर्जी, ना इसकी एनर्जी, सर्टेन एनर्जी में फ्रीली घूम रहे हैं। और अगर ये फ्रीली घूम रहे हैं तो इनका नाम निकाल दिया हमने फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट के अंदर घुस के समझाया बेटा, सही। तो एक सर्टेन एनर्जी लेवल अगर ओवरलैप कर गई तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि किसी सब्सटेंस में यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, किसी में नहीं मिलते। उसी के बेस पे हमने कंडक्टर इंसुलेटर डिसाइड कर रखे हैं। यही तो था कि किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी के पास नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं उसको थोड़ा एनालाइज किया हमने कि एनर्जी लेवल्स वो होगी भाई, एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर। तुम पता है जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगी, सही है। तो जो दूर वाले सेल्स हैं उनकी पोटेंशियल कम होगी, पास वालों की ज़्यादा होगी। तो जो दूर वाले सेल्स हैं और जो दूर वाले इसके जो सेल्स हैं वो हो सकता है ओवरलैप भी कर जाए। ओवरलैप कर गए तो उनकी एनर्जी भी तो ओवरलैप करेगी भाई। ओवरलैप एनर्जी और ऑर्बिटल एक ही तो बात बोल रहा हूँ मैं, सही है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, जो भी एनर्जी ओवरलैप करेगी उन सभी एनर्जियों का गुच्छा इज नोन एज कंडक्शन बैंड। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं इनके अबाउट, किसके अबाउट? न्यूक्लियस के अबाउट घूमने के लिए मजबूर हैं जो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जीज ओवरलैप नहीं की, दैट इज नोन एज वैलेंस, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ये बाउंडेड है।
बाउंड इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका पूरा पूरा योगदान रहता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने में। तो ये तो थी बैंड एनर्जी। अब बैंड थ्योरी क्या है जिसके बेस पे हम सेमीकंडक्टर को क्लासीफाई करने वाले, इंसुलेटर को क्लासीफाई करने वाले हैं, वो देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमने एनर्जीज को पढ़ने की ट्राई की है। देखो अब क्या है मैं बैंड समझाना चाह रहा हूँ। ये तो चलो छोटी मोटी बात थी, मैंने बता दी। सुनो ध्यान से, एक बार और रिपीट कर लेना बेटा, हो सकता है कनेक्शन नहीं बैठा हो तो एक बार और रिपीट कर लेना, हो जाएगा। बहुत ही बेसिक बातें हैं, सुनो ध्यान से। जैसे मैं एक एटम लिया, उस एटम के शेल्स बना रहा हूँ, ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p, फिर 4s, 3d, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। बढ़िया है। इसी को मैं एनर्जीज को ऐसे लाइंस की टर्म्स में, ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ। ये 1s, दिस वन इज 2s, दिस वन इज 2p, दिस वन इज 3s, 3p, 4s, 3d, ऐसे चलता रहेगा ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ऑर्बिटल्स। इधर भी इधर भी। इधर पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तुमने कहा 2 हो सकते हैं, तो 2 दिखा दूंगा। इधर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे भाई एस में। दूसरे में कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, बढ़िया है। पी में कितने हो सकते हैं? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, सही है ना? ठीक है। हाँ, पी में कितने हो सकते हैं? 6, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भर सकते हो। सिमिलरली इधर 1s में 2, ऐसे ही तो भरते हैं। दीज आर द, मैं बस डायग्राम्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सुनना ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल ही लेता हूँ मैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ कि सिलिकन, ठीक। सिलिकन का एटॉमिक नंबर शायद 14 होता है, ठीक। सोडियम ले लो, 11 होता है उसका, ठीक है। सिलिकन का हाइब्रिड वो लिखो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6, 2, 8, 2, 10, 3p4। दिस इज योर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हमने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिया। मैं इधर फिलअप कर रहा हूँ, एक एटम की बात कर रहा हूँ, सिलिकन के एक एटम की। ध्यान सुनना, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, एक डाउन स्पिन, 2s में 2 दिखा दिए भाई, 2p में 1, सही है। मैं फिल कर रहा हूँ, तुम ऐसे मतलब ऐसे में सोचो, साथ साथ ही फिल कर दिया सर ने, अप डाउन अप डाउन। 3s में बेटा 1 अप 1 डाउन, 3p में 1, इतनी है, ठीक। अब तुम्हें पता है इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल नहीं है, 2 और आ सकते हैं उसमें। तो इस शेल को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे वैलेंसी शो हो रही है, तो दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सही है। समझ रहे हो तुम मेरी बात? वैलेंसी तो ठीक है सर, दीज आर वैलेंसी, तभी मेरे मुंह से बार बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। तो ये जो अपर मोस्ट शेल है इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन फिल हुए, 2 और आ सकते थे, बढ़िया है। लेकिन ये तो एक एटम की बात है। अब अगर इसके बगल में एक और एटम आ जाए, फिर उसके बगल में एक और एटम आ जाए, ये तो एक एटम का फिलअप किया है मैंने। एक एटम और आ जाए, एक एटम और आ जाए, जैसे 3 एटम आ जाए सिलिकन के, है ना। सिलिकन इधर भी हो, सिलिकन इधर भी हो, सिलिकन इधर भी हो, 3 सिलिकन आ गए, तो उनके कुछ एनर्जी बैंड्स ओवरलैप करेंगे, कर लें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी फिलअप कैसे होगी? उनकी फिलअप कैसे होगी? तो तुमने कहा कि सिलिकन का, जैसे देखो ध्यान सुनो भाई, बहुत ही आसान है। सिलिकन, सिलिकन एंड सिलिकन, 3 सिलिकन है, सुनना ध्यान से। इस सिलिकन का पहला सेल 1s, इसका भी पहला s होगा 1s। तो ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स से दिस इज सिलिकॉन, एक सिलिकॉन इधर रखा है। इस सिलिकॉन के इस पहले सेल के इस इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस है इस न्यूक्लियस का, और जो बगल में होगा यहाँ से भी तो एक पोटेंशियल जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा उससे भी तो एक पोटेंशियल जनरेट हो रही होगी, सही है। तो इन्फ्लुएंस तो है, हालांकि ये इसके अराउंड ही बाउंड है लेकिन इसकी पोटेंशियल में एक इन्फ्लुएंस इसका भी है, और उसकी वजह से
शेल की एनर्जी तो रहेगी 1s की शेल के बराबर ही, लेकिन थोड़ा सा डिफर हो सकता है, माइन्यूट सा डिफरेंस। तो मैं 2 की बना रहा हूँ, तो ये तो एक शेल की हुई, एक और शेल की होगी तो उसके पास भी एक 1s एनर्जी लेवल होगी, ब्लू वाला दूसरे वाला सिलिकॉन। फिर एक सेकेंड ये ले, अब क्या होगा, तुमने कहा सर तीसरा भी, तीसरा है मान लो 1 2 3, तो इसके पास एक इन्फ्लुएंस इसका भी होगा। तो अगर एक इन्फ्लुएंस इसका भी होगा तो इसका मतलब इसकी एनर्जी और इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो इसके अराउंड घूम रहा होगा, दोनों में एक अंतर होगा। इसके पास भी एक इन्फ्लुएंस होगा, इसके पास भी एक इन्फ्लुएंस होगा। तीनों सिलिकॉन्स के न्यूक्लियस बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे इन्फ्लुएंस तो डाल ही रहे होंगे, लेकिन ये बाउंड होंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, शेल ओवरलैप हो गए, उनकी तो कहानी अलग ही है। तो उसका एक क्या आएगा इधर बेटा, शेल आएगा, ठीक। लेकिन है तीनों 1s ही, तीनों की एनर्जी में एक नेग्लिजिबल सा छोटा मोटा डिफरेंस सा रहेगा। तो इस रेड वाले के 2 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन रेड वाला यहाँ है बेटा, ब्लू वाला यहाँ है, ठीक है, ठीक। उसके भी तो फिलअप करोगे, और ब्लू वाले के फिलअप करो बेटा, ब्लू वाले के 2 इलेक्ट्रॉन, तीनों सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन भर दिए। सिमिलरली 2s कितनी हो जाएंगे अब, 2s का एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल इसका, एक इसका, एक इसका। लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से भाई, 2s एक इसका है, इसका एक सर्टेन लेवल है एनर्जी का, ये इसकी एक एनर्जी है Q1 Q2 अपन आर। लेकिन जैसे दूसरा आया तो उसके इन्फ्लुएंस से इसकी एनर्जी में अंतर होगा, और उसकी एनर्जी में इसके इन्फ्लुएंस से अंतर होगा। पहले 2s ये थी, अब इस एक की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, हल्की फुल्की, एक की थोड़ी सी कम हो जाएगी, बस इतना ही फर्क होगा, इतना होगा। तुम बराबर भी कह सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। तो रेड वाली का एक आएगा 2s, एक उसका भी तो आएगा भाई, एक एटम का अकेले का 2s, एक इसका 2s, एक इसका 2s। ब्लू वाली का भी 2s आएगा सर, बिल्कुल, ये ब्लू वाली का 2s लो बेटा, ठीक, तीनों एटम्स का। फिर तीनों को हम फिलअप कर देंगे, ये ले 2s इसका फिलअप कर दिया और रेड वाले का फिलअप कर दिया, सही है। ऐसे ही 2p का हो जाएगा भाई, कितनी 2p आएंगी, एक 2p इसकी लेवल आएगी, एक 2p इसकी आएगी, एक 2p इसकी आएगी, और तीनों के एनर्जी में बिल्कुल जैसी ये लाइन है, इससे जस्ट थोड़ा सा अंतर मिलेगा, तीनों के एनर्जीज में थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा, वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से मिलेगा, सही है। लेकिन सर सुनो, ये तो 3 एटम की बात हुई, अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं, अगर मैं पूरे एलिमेंट की बात करूं, बहुत सारे, उसमें तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों एटम्स होंगे, अरबों खरबों एटम्स होंगे, तो सभी की वजह से देखो, पहले एटम की वजह से 1s, दूसरे की वजह से 1s, तीसरे की वजह से 1s, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, लाखों करोड़ों, सबकी वजह से एक एक शेल तो सभी का 1s वाला ही रहेगा, सभी का क्या रहेगा 1s, सभी का 1s 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 1s, सभी के 1s के पास एक एनर्जी होगी, सही है भाई, 1s के पास एक एनर्जी होगी तो सभी के 1s, एक का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, लाखों करोड़ों खरबों, सभी की एनर्जी में छोटा छोटा डिफरेंस होगा एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से। तो ये कंप्लीट एक बैंड बन जाएगा बेटा, एक पूरा 1s का बैंड। 1s का बैंड कब बना भाई, 1s की एक लाइन कब थी एनर्जी की, वो एक लाइन थी सिर्फ एक एटम के लिए, 2 हुए तो 2 लाइनें आई, 3 हुए तो 3 आई, दोनों की एनर्जी, जैसे एक की लाइन ये 1s की लाइन है तो इसके जस्ट ऊपर आई उसकी, या जस्ट नीचे आई, इतना ही तो फर्क आया एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से, सही है। ऐसे 3 हुए, ऐसे लाखों करोड़ों हुए, तो एक 1s का कंप्लीट एक ग्रुप आ गया, और इस ग्रुप को हम बैंड कहेंगे बेटा। ये 1s की एनर्जी है पूरे क्रिस्टल के 1s की, इसका 1s, उसमें इसका 1s, इसका 1s, ये डायग्रामेटिकली शो कर रहा हूँ बस मैं, और तुम्हें अच्छे से पता है, मैं बस बहुत ही बेसिक बातें बता रहा हूँ बेटा, 2-3 बार देखना इन बातों को। ये जो 1s है, सुनना ध्यान से, इस 1s के पास, एक 1s के पास, पहले s ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, पहले एटम के पास, दूसरे के पास भी 2, तीसरे के पास भी 2, चौथे के पास भी 2, एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s में, 2। अगर n एटम्स की मैं बात कर रहा हूं तो n एटम्स में कितने होंगे बेटा, एक s के पास 2, दूसरे के पास 2, 2 के पास कितने होते हैं 4, 3 के पास कितने होते हैं 6, n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने होंगे, एक के पास 2 इंटू n, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पूरे बैंड में। सिमिलरली 2s के पास क्या होगा, 2s के पास पूरे 2s, पहले का 2s, दूसरे का 2s, तीसरे का 2s, चौथे का 2s, पांचवें का 2s, छठे का, लाखों करोड़ों अरबों खरबों, सभी का 2s, और सभी की एनर्जी में छोटा मोटा डिफरेंस रहेगा ड्यू टू ईच अदर इन्फ्लुएंस। तो एक पूरा 2s का बैंड बन जाएगा बेटा। एक 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 4 के पास 8, ऐसे n के पास 2 इंटू n,
2n इलेक्ट्रॉन्स। पूरे क्रिस्टल की बात करने लग गया अब मैं। सिमिलरली 2p, 2p पहले का 2p, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सभी के 2p's इकट्ठे होकर के एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, बैंड बन जाएगा सभी का। ठीक, तो एक बैंड बन जाएगा। मैं डायरेक्ट बैंड नहीं बना रहा, मैंने बहुत ही डीपली बताया भाई बैंड। सही, तुम्हारा काम तो डायरेक्ट हो जाएगा जो मैं बताने वाला हूँ उससे। 2p's का बैंड हो जाएगा। ध्यान सुनो, 2p में एक p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं, n p's हैं, n आएंगे, पहले का एटम का एक p, दूसरे का, तो कितने हैं एटम्स, n, तो n, एक के पास 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। ये इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बोल रहा हूँ। 3s, 3s कितने 3s आएंगे, n 3s आएंगे, तो n एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। किसके, सिर्फ 3s के। एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम होगी, तो पूरा एक बैंड, एक गुच्छा बन जाएगा 3s का, इसका 3s, इसका 3s, इसका सबका। तो एक के पास 2, तो 2 इंटू n, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2n। अब आते हैं 3p पे, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। जो 3p है, 3p में कितने बैंड्स हैं भाई, 1, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 7 एटम, 9 एटम, 10 एटम, 11 एटम, ऐसे अरबों खरोड़ों एटम्स। इसको डार्क कर देता हूँ ताकि ऐसे लगे कि भैया बहुत सारी एनर्जी लेवल्स का गुच्छा है। सही, वैसे तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन, दो से तो एक के ऊपर एक लाइन ऐसे खींचते जाओगे, बैंड बन जाएगा बेटा। ठीक, सुनना ध्यान से। ये जो 3p एटम्स का बैंड आया है, एनर्जी लेवल्स का बैंड आया है, एक की वजह से 3p एक लाइन, दूसरी वजह से एक लाइन, उन दोनों लाइंस में एक हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से उन्होंने एनर्जी चेंज कर ली होगी। ठीक, अब सुनो ध्यान से, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते थे भाई, एक p के पास 6 हो सकते हैं। ठीक, तो n के पास कितने होंगे, 6 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स। सही है, 6 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसके एक p के पास है 4 ही, कितने हैं, 4 ही। दूसरे के पास भी कितने हैं, 4, तीसरे के पास भी कितने हैं, 4, समझ रहे हो। इसके एक p के पास, 3p के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, दूसरे के पास कितने हैं, 4, तीसरे के पास कितने हैं, 4, चौथे के पास कितने हैं, 4, n के पास कितने हो जाएंगे, 4 इंटू n। ये तो पॉसिबल थे, इतने तो टोटल होने चाहिए थे इस बैंड में। अगर सारे पीस का मैं गुच्छा बनाता हूँ तो कितनी एनर्जी लेवल आनी थी, इतना डब्बा आना था, जिसमें कितने n है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इंटू n इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन एक्चुअल में कितने परसेंट है, एक्चुअल में एक के पास 4 है, तो कितने हो जाएंगे, 4n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2n इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। मतलब यहां जो 3p का बैंड बनना था, जो पूरा बैंड बनता, अगर सारे के सारे फुल्ली ऑक्युपाइड होते, फुल्ली 6 के 6 भरे रहते, तो इस तरह का एक बैंड बनता। सही है, ये साइज आती है उस बैंड की जिसमें एक 3p, 2, 3, 4, 5, 6, हर 3p का एक एनर्जी लेवल। लेकिन क्योंकि इसके 3p इलेक्ट्रॉन शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन शेल में कितनी कमी है, 2 की। तो मान लो ये पूरा गुच्छा बनना था आपका, अगर ये फुल्ली ऑक्युपाइड होता है, तो अब कितना बनेगा, सिर्फ अब बनेगा बेटा कुछ कम रह जाएंगे, तो इतना ही भर पाया ये जो ब्लैक रीजन कर रहा हूं मैं, ये इतना ही भर पाया, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, इतनी ही एनर्जीज है इसमें, हो इतनी सकती थी। ये जो मिटा दिया मैंने, इतनी तो है ही नहीं, हो सकती थी अगर इसमें मैं हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन रख दूं तो इतनी भर जाएगी, लेकिन अभी ये पूरी भरी हुई नहीं है। सही है, तो ये जो बैंड आया इस क्रिस्टल का 3p वाला, ये पूरी तरह से फिल नहीं है, ये कुछ खाली है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सही है, तो ये जो बैंड है, इस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पसंद करते हैं, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ये दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इसलिए इस बैंड का नाम हम निकाल रहे हैं वैलेंस बैंड। क्या नाम है बेटा, वैलेंस बैंड। सर ये इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन 3p वाले इसी में घूम रहे हैं, उसके उसी में घूम रहे हैं, और बाकियों के बाकियों में घूम रहे हैं, लेकिन हर एक में 2 की कमी है।
तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ सकते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम और फर्दर यूज भी लेंगे, लेकिन इस बैंड का जो बैंड पूरी तरह से फिल नहीं है, या आउटर मोस्ट बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट है, वो कौन सा है? 3p। फॉरस में तो है ही नहीं, 3d में तो है ही नहीं, सही है। तो लास्ट कौन सा है? 3p, और वो भी पूरी तरह से फिल नहीं है, कंप्लीटली फिल नहीं है, पार्शियली फिल्ड है। वो हो सकता था पूरी तरह से फिल अगर हर एक की ऑक्टेट पूरी होती है, हर एक की, सॉरी, वो पूरा होता है, हर एक का 6 इलेक्ट्रॉन होता है हर एक के पास। तो दीज आर नोन एज वैलेंस बैंड। मैं दोबारा बताता हूँ व्हाट इज वैलेंस बैंड। बेटा यहाँ से भी शुरू कर सकता था मैं ये क्लास, इतनी बोरियत वाली क्लास मैंने शुरू की है, शुरू से शुरू किया है, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें बताई हैं, तो कुछ काम किए हैं। तुम जब पूरा लेक्चर खत्म होगा तो धीरे धीरे सेंस बढ़ाएंगे ये बातें, एक बार और देख लेना। तो वैलेंस बैंड क्या कहता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हो सकता है वो कंप्लीटली फील्ड हो सकता है वो पार्शियली फील्ड हो। तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, इसमें पूरी तरह फील्ड है, ये भी पूरी तरह, ये भी, इसमें आ ही इतने सकते थे, इतने ही है भाई। एन एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? एक में 2, तो 2n, और हर एक के पास 2 हैं, तो पूरे आ सकते हैं, पूरा बैंड तैयार है, ये भी पूरा बैंड तैयार है, ये पूरा हो सकता था, लेकिन ये इतना ही है क्योंकि 4n इलेक्ट्रॉन्स ये है, इसमें होने थे 6n। समझ में आई बात? तो कुछ एनर्जीज तो इसमें है ही नहीं। और इसके ऊपर जितने भी बैंड्स हैं भाई, फोरस के भी बैंड्स तो हैं ही। फोरस कितने? इसका फोरस, इसका फोरस, इसका फोरस, तो इसका भी एक कंप्लीट फोरस एनर्जीज का बैंड आएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है ही नहीं, वो खाली है। वो फोरस में मतलब फोरस नहीं है, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो फोरस होगा ऐसे, सही, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन क्या ये एनर्जी पॉसिबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। यू के Q1 Q2 अपन आर। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाए, जो बैंड इसमें जिसमें एनर्जी है ही नहीं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाए, फोरस के पास आ जाए, फोरस के पास आ जाए, तो इसके पास एनर्जी होगी, और ये फोरस शेयर्ड होगा दूसरे के साथ, सही है। तो ये जो वैलेंस बैंड है, जो लास्ट बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर के जितने भी बैंड्स हैं, इनको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। क्या कहेंगे बेटा? कंडक्शन बैंड। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस वाले बैंड ने शेयरिंग शुरू कर दी, और शेयरिंग शुरू की तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड को हम हीट वीट दे करके या इम्प्योरिटीज ऐड करके तोड़ देंगे और बाहर आ जाएगा। जैसे एक सिलिकन एक और सिलिकन से साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे शेयरिंग करके मैंने क्या किया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, मैंने कुछ एनर्जी दी तो ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया, लैटिस में आ गया। लैटिस कौन सी होती है? जहाँ एनर्जीज ओवरलैप कर चुकी होती है, उसको हमने क्या कहा था? कंडक्शन बैंड। दैट भाई इसके ऊपर के जितने भी शेल्स होंगे वो सारे क्या होंगे? कंडक्शन बैंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंडक्शन बैंड। ये मैंने बहुत ही सिंप्लिसिटी से एक एग्जाम्पल लेकर के बातें बताई हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होगा, वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा? वही रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सही। ये वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये तुमने केमिस्ट्री में भर के देखे होंगे, मैंने थोड़े से बैंड फॉर्मेशन, इसलिए इसका नाम बैंड थ्योरी, बैंड्स बना करके दिखाए, सही। इसको मैं क्लासिफाई कर देता हूँ सिंपल भाषा में, जो अभी तक हमने सीखा है उसको, मेन मुद्दे की बात क्या है वो देखते हैं। तो तुम्हें पता है जो वैलेंस बैंड होगा उसके नीचे के जितने भी बैंड्स होंगे वो सारे फुल्ली फिल्ड होंगे, और जो वैलेंस बैंड होगा वो फुल्ली फिल्ड हो भी सकता। मान लो ये पूरी तरह से फिल होता तो ये खाली हो जाता, बिल्कुल ही खाली रहता है। तो अगर मान लो 3p6 आता हर में, तो फिर ये यहाँ नहीं जाता। तुम एक बार सोडियम की सोडियम लेना, सोडियम का ऐसे बैंड बना के देखना, क्या वो बन रहा है तुमसे? तुम जैसे मैंने बताया वैसे बना के देखना बेटा एक बार, ठीक। कोई काम नहीं है, सीबीएसई में कोई सवाल नहीं है इस तरह से, लेकिन ये थ्योरी है, इस थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो हमने बैंड्स पढ़े हैं बेटा, वैलेंस बैंड किसको कहा है, ठीक है। नोट्स तुम खुद से बना सकते हो बोर्ड से, जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ इंग्लिश में लिख के, या तुम्हें मैं भेज भी दूंगा, तुम मांग लेना बेटा, ठीक। लिखने की ट्राई करना, खुद से बनाने की ट्राई करना, एनसीईआरटी पढ़ना। देखो हाँ, तो जो वैलेंस बैंड है, अब सुनो ध्यान से, मैं ऐसे बना देता हूँ, दिस इज आवर कोई भी एटम का वैलेंस बैंड। अब हो सकता है ये फुल्ली फिल्ड होगा, ये हाफ फिल्ड होगा, दिस इज एनर्जी लेवल, ठीक है। इसमें बुक्स में देखो बिल्कुल पूरी तरह शेडेड हो गई, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे
एनर्जीज की लाइंस हैं, अब वो पूरी तरह से भरी हुई दिखेंगी। तो दिस इज, इसको मैं कह रहा हूँ वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कहते हैं, तुम सोच गए इसके नीचे के जितने भी शेल्स हैं वो सारे फुल है, जो भी ये क्रिस्टल है उसका। इसके ऊपर जो भी बैंड होगा, जस्ट ऊपर जो भी बैंड होगा, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, कंडक्शन बैंड। क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। सुनना ध्यान से, दिस इज नोन एज बैंड डायग्राम। बैंड डायग्राम, ठीक। मैंने बेटा इसके पीछे का इतिहास बताया तुम्हें, ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट रटना वटना नहीं है इसका कुछ। दिस इज नोन एज बैंड डायग्राम। तुमने कहा कि सर ये वो लास्ट एनर्जी लेवल है, सुनना ध्यान से भाई, ये वो क्या है, लास्ट एनर्जी लेवल है जो फील हुआ है। इसके नीचे भी एनर्जी लेवल्स है, याद करो। जैसे मान लो ये 3s का ही है, 3p का है, तो 3p का पहले एटम का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, छोटा छोटा डिफरेंस आता गया, तो छोटा छोटा आता गया, तो लास्ट एनर्जी ये एक्वायर की है। सही। मैं कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन, 0 केल्विन, तभी तो कह रहा हूँ थ्योरेटिकल बात है, 0 केल्विन अचीव करना छोटी बात है क्या, हो ही नहीं सकता सर। सुनो ध्यान से, 0 केल्विन पे जो वैलेंस बैंड है उसमें जो टॉप मोस्ट एनर्जी है, हायर, सही है, हाईएस्ट एनर्जी एक्वायर्ड, हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन इज नोन एज फर्मी एनर्जी। ध्यान सुनना भाई, इज नोन एज फर्मी एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड at absolute temperature is known as Fermi energy, is known as Fermi energy। इस कंडक्शन बैंड को जो सबसे लोएस्ट है, मतलब इसके जस्ट बाद जो भी बैंड आना था, जो भी बैंड आना था वैलेंस बैंड के बाद, जैसे पिछले एग्जांपल में हमारा शायद 3p था, उसके बाद 4s आता, जो भी था, तो 3p फिर 4s, ठीक। तो 3p के जस्ट बाद कौन सा आना था, 4s, वही क्या था, कंडक्शन बैंड। तो जो नेक्स्ट कंडक्शन बैंड आने वाला है, वैलेंस बैंड के बाद जो कंडक्शन बैंड है, जो अगला बैंड है जिसको हमने कंडक्शन बैंड कहा है, उसकी जो सबसे कम लेवल की एनर्जी है कि ये एनर्जी होगी, तो मतलब एनर्जी इज क्वांटाइज्ड इन इट्स एटम, सही है, बहुत मॉडल वगैरह पढ़ा है हमने, एटम एंड न्यूक्लियर पढ़ा है। तो बीच की ये जो गैप है, ये तो एनर्जी एक्वायर कर ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो या तो ये ही एनर्जीज होंगी या ये ही एनर्जीज होंगी भाई, हर एटम की एक एक एनर्जी, तो या तो ये एनर्जीज होंगी या ये एनर्जीज होंगी या ये होंगी या ये होंगी, बीच में जो खाली जगह है वो एनर्जी तो होगी नहीं, या तो ये एनर्जी है, इससे अगली क्वांटाइज्ड होती है एनर्जी। तुमने कहा कि सर लास्ट पॉसिबल एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी, दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट बैंड, दैट इज कंडक्शन बैंड। नियरर कंडक्शन बैंड, जो अगला ही कंडक्शन बैंड है, उसकी जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एनर्जी EC से, ठीक है, EC से कर देता हूँ। अपर मोस्ट एनर्जी, ये वाली ब्लू वाली जो एनर्जी थी हमारी, जिसको मैंने फर्मी एनर्जी कहा है, जो वैलेंस बैंड है, उस वैलेंस बैंड की जो हायर मोस्ट एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल को मैं EV से डिनोट कर देता हूँ एक बार के लिए, फर्मी एनर्जी जिसका नाम दिया मैंने। जो ये अपर मोस्ट एनर्जी, हायर मोस्ट एनर्जी इन द वैलेंस बैंड एंड द लोअर मोस्ट एनर्जी इन द कंडक्शन बैंड इज नोन एज, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है, यहाँ जो भी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ जो भी एनर्जी होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस को मैं लिख रहा हूँ डेल्टा EG। और इस गैप को, ये जो गैप है, मान लो ये एनर्जी लेवल लास्ट फील्ड है, इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल के जो डिफरेंस है, इसको हम डिफरेंस इन एनर्जी लेवल गैप्स या फोरबिडन एनर्जी गैप कहेंगे, फोरबिडन एनर्जी गैप। दोबारा बताओ, वैलेंस बैंड क्या होता है, पीछे 50 मिनट। वैलेंस बैंड में जो लास्ट शेल है, जो फुल्ली फिल्ड है, ये है, मतलब ये पूरा बैंड आना था, इस बैंड में n इलेक्ट्रॉन्स थे, n एटम्स थे, n एटम्स के हर इलेक्ट्रॉन के पास जो भी होने चाहिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन, उसमें कुछ कमी थी, तभी तो वो वैलेंस बॉन्ड बना, तभी तो बना। तो वैलेंस बॉन्ड में जितनी एनर्जी होनी चाहिए थी, पहली बात उतनी है नहीं, तो वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। उसकी जो अपर मोस्ट एनर्जी लास्ट फील्ड है उसका, और जो लोअर मोस्ट एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड,
कंडक्शन बैंड जो आने वाला है, जिसमें जो इसके ऊपर वाला बैंड होता है, जो एनर्जी बैंड के ऊपर, जो वैलेंस बैंड के ऊपर के जितने भी बैंड्स हैं सभी को क्या नाम दिया मैंने, कंडक्शन बैंड। तो बहुत सारे बैंड हो जाएंगे ऊपर, तो 4s 3d 3p है ना, 4s 3d 4f सब सारे ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। लेकिन जो जस्ट नियर, जस्ट पहले वाला, सबसे पहले कौन सा आएगा इस वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर, वो तो पिछला तो एग्जांपल था, ये जनरल बात कर रहा हूँ। किसी का वैलेंस बैंड लेट से ये है ना, मेरे को नहीं पता कौन सा ऑर्बिटल है ये, अब पूरी तरह से फिल नहीं है। अब इससे जस्ट ऊपर वाला जो बैंड खाली पड़ा है उसको मैंने क्या कहा, उसके ऊपर जितने भी सारे कंडक्शन बैंड है, लेकिन जस्ट ऊपर वाला जो कंडक्शन बैंड है उसका लोवेस्ट एनर्जी, कम से कम ये एनर्जी तो हर एक के पास रहेगा, ये वाला। इससे कम एनर्जी यहाँ ये जो खाली जगह है ना बेटा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ही कैरी कर सकता है। क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड एटम्स इज क्वांटाइज्ड, सही है। तो ये तो कोई एनर्जी लेवल है ही नहीं, तो या तो ये एनर्जी होगी या ये होगी, सही है। ये इसमें यहाँ तक हो सकती है, ठीक। तो दिस इज द टॉप मोस्ट एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड। लेकिन वैलेंस बैंड के अंदर पूरी तरह से ना फिल होने की वजह से कुछ कमी रह गई। तो ये जो खाली जगह मैंने दिखाई है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, लेकिन वो एटम ही ऐसा था, वो क्रिस्टल ही ऐसा था, उसका आउटर मोस्ट शेल खाली था, वैलेंसी थी उसके पास, तो उसकी वजह से वो बैंड पूरी तरह से फिल नहीं है। उसका जो अपर मोस्ट लेवल है उसको मैं ईवी कह रहा हूँ, और जो लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द नियरर कंडक्शन बैंड उसको मैंने इसी का। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है बेटा, जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जो मैं थोड़ी देर पहले सिलिकॉन के एक एटम को तोड़ के, और सॉरी एक बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन भेजा था, मतलब मैं अगर इतनी एनर्जी दे दूँ, इसमें जो लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अगर मैं कुछ एनर्जी दे दूं, कितनी एनर्जी दे दूं, इतनी डेल्टा Eg के बराबर, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी अगर दे दूं, तो वो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आता ही वो आएगा कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं रहता, वो फ्रीली घूमेगा पूरे लैटिस में, एंड दैट हेल्प्स अस इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी। तो अभी तो हम सेमीकंडक्टर को क्लासीफाई करने के लिए बैंड समझ रहे हैं, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, कंडक्शन बैंड की जो लोअर मोस्ट एनर्जी है, वैलेंस बैंड की जो फील्ड, हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड है, उसकी जो अपर मोस्ट शेल है, उसका अपर मोस्ट एनर्जी है, उसका डिफरेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस कहानी पे, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू कर सकता था क्लास, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेरा बच्चा क्यूरियस होगा कि ये कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, तो मैंने पूरा बताया था। अब सुनो, इन दो बैंड्स के बेस पे हम कुछ मटेरियल्स को क्लासीफाई करेंगे। जैसे कंडक्टिविटी के बेस पे क्लासीफाई किया, वैसे ही इन बैंड्स थ्योरी के बेस पे, बैंड एनर्जीज के बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे। तो देखो एक बार क्लासिफिकेशन और देखो बेटा, देखो तो कुछ मटेरियल्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिले जिनका कुछ ऐसा कहना है। देखो ये हमारा किसी का भी वैलेंस बैंड हो सकता है बेटा, और उससे जस्ट ऊपर वाला जो खाली बैंड है उसको मैंने कंडक्शन बैंड कह दिया। ऊपर वाले सारे हैं जो नियरर है, ठीक। अब वैलेंस बैंड है तो इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी है, हर एक एटम की अपनी खासियत है। तुमने पीरियडिक टेबल पढ़ रखी है, कुछ मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स, कुछ सेमीकंडक्टर्स, उनकी कुछ तुम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से फिलअप करते हो ऑर्बिटल्स, तो किसी में कुछ वैलेंसी आती है, किसी में कुछ आती है, किसी में कुछ वैकेंसी आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप एक एक को तो भरेंगे नहीं। जो क्लासिफिकेशन हो रखा है पीरियडिक टेबल में, उसी के बेस पे मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे मिले नेचर में जिनका ये जो वैलेंस बैंड है, और जिनका ये जो कंडक्शन बैंड है, इस वैलेंस बैंड का जो अपर मोस्ट फील्ड शेल एनर्जी लेवल है वो दैट इज EC, एंड इसका सॉरी EV, एंड दैट इसका लोअर मोस्ट इज EC। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे बना देता हूँ, दिस इज आवर EC लोअर मोस्ट, ठीक है, पूरा बैंड है ये, एंड दिस इज EV बोल दिया, मतलब अभी ये वैलेंस बैंड इतना है, कुछ होगा ऊपर तक, ऐसे वैलेंस बैंड पूरा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप था टेम्परेचर 0 केल्विन पे, दिस इज डेल्टा EG, ये नियरली बहुत ही कम हुआ, बहुत ही कम मिला,
बहुत ही कम मिला, कुछ मेटल्स कुछ सब्सटेंस पे ये बहुत ही कम मिला, किस पे, एट टेम्परेचर 0 केल्विन। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ड्यू टू थर्मल एजिटेशन कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं। तो टेम्परेचर 0 केल्विन से जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा हुआ वैसे ही जो ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल है और जो ये तुम्हारे वैलेंस बैंड का अपर एनर्जी लेवल था ईवी, ये दोनों क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड इसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ बेटा, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, सुनना ध्यान से, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, दिस इज योर वैलेंस बैंड, सुनो ध्यान से। तो ये जो तुम्हारा ब्लू वाला बैंड है, ये जो ब्लू वाला बैंड था ये, और ये जो कंडक्शन बैंड था हमारा ये वाला पूरा ब्लैक, ऐसे ये क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो ये थे ना रेड कलर के, ये रेड कलर तक के, ये कहाँ पहुँच गए, बेसिकली कंडक्शन बैंड में ही पहुँच गए। और कंडक्शन बैंड में पहुँच गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करके हमारी कंडक्टिविटी तैयार करेंगे। तो कुछ सब्सटेंसेस में पहले से जैसे ये एग्जांपल अगर मैं पर्टिकुलर बोलूँ तो सोडियम मैग्नीशियम में 0 केल्विन पे ये एनर्जी का बहुत ही कम होता है और हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाते ही ये ओवरलैप कर जाते हैं। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड के पास हो जाते हैं, तो ये ओवरलैप कर जाते हैं। सही है। तो कुछ सब्सटेंस में ऐसा देखा गया और कुछ सब्सटेंस में तो 0 केल्विन, जैसे जिंक मैं अगर बोलूँ तो 0 केल्विन पे ही ओवरलैप्ड मिले, 0 केल्विन पे ही ओवरलैप्ड मिले, कौन से, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल्स ओवरलैप्ड मिले। मतलब कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेवल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिले और वो किस में काम आएंगे, अब आपके कंडक्टिविटी के काम आएंगे। तो एक क्लासिफिकेशन तैयार हुआ कि जिसके एनर्जी बैंड्स, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड पूरा है बेटा ब्लू वाला, रेड तक तो उसमें फील्ड है, हाफ फील्ड रहता है ना, तो पूरा है, हाफ फील्ड मतलब पार्शियली फील्ड, सॉरी। तो ये इतने ही फील्ड है, इतनी तो खाली जगह थी उसके पास, और ये एनर्जी का बहुत ही कम था, ये बहुत ही पास थे, और बहुत ही पास थे। तो जो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाते ही ओवरलैप कर गए, या कुछ है जैसे जिंक के केस में क्या हुआ, ये दोनों पहले से ही के थे, ओवरलैप थे। सही है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे देखने को मिले नेचर के अंदर जिनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग सिचुएशन में थे, और अगर ओवरलैपिंग सिचुएशन में नहीं भी थे तो थोड़ा सा मामूली सा फॉरबिडन एनर्जी गैप था जो हल्के टेम्परेचर पे ही ओवरलैप कर गया। सही है। तो जनरली ओवरलैप्ड सिचुएशन में मिलते हैं, और अगर ओवरलैपिंग सिचुएशन में है मतलब कंडक्शन बैंड के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं और पहले से ही लगे, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स तो अभी थोड़ी देर पहले क्लास में ऐसे घूम सकते थे और वो एक के बाउंड नहीं होते हैं, और वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी और हीट की ट्रांसफर में मदद करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका मेटल्स जैसे कि कंडक्टर्स जैसे कि मेटल्स, है ना, ऐसे सब्सटेंस जिनका एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एंड जो ओवरलैपिंग सिचुएशन में भी पाए जाते हैं नेचर के अंदर। सही है। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। इस बात को कहना कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड है, और इस बात को कहना कि उनके पास पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो हमने आज से 6 महीने पहले जब चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया था तब कह दिया था, एक ही तो बात है भाई। अभी मैंने पूरी क्लास में क्या सिखाया तुम्हें, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फिर बैंड थ्योरी बताई, और बैंड थ्योरी में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में रिलेशन दिखाया, और कंडक्शन बैंड थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था वो देखा तुमने। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है और कंडक्टिविटी पॉसिबल है। तो कंडक्टर्स के अंदर बहुत ही कम अगर एनर्जी गैप देखने को मिला तो बहुत ही कम मिला, और अगर जनरली देखा जाए तो वो ओवरलैप्ड सिचुएशन में मिले तो उनके बैंड्स ओवरलैप्ड या बहुत ही ना के बराबर एनर्जी गैप होता है उनका। सही है। तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंस जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप ना के बराबर, या फिर मैं कह दूं जिनके कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग सिचुएशन मिलते हैं, दैट आर नोन एज कंडक्टर्स, और अच्छे खासे मिलेंगे, अच्छे खासे ओवरलैप हो गए तो अच्छी खासी कंडक्टिविटी होगी। सिमिलरली ऐसे कुछ सब्सटेंस देखिए जिनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये लेट्स से वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड बाय वैलेंस बैंड तो पार्शियली फिल्ड, एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड बेटा।
इन दोनों में दिस इज योर ईसी एंड दिस इज योर ईवी। ईवी समझ रहे हो ना, कि वो लेवल जहाँ तक जो पार्शियली फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें जो मैक्सिमम एनर्जी गेन हुई थी वो यहाँ तक थी। एंड ये भी हो सकती थी अगर वो उस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद होते हर एक एटम के पास। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, एंड दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता दिया। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। ऐसा थर्मली एजिटेट करते हैं ना, थर्मल एजिटेशन मतलब हीट वेट दे करके तुम किसी इलेक्ट्रॉन को एजिटेट कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। अगर यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इस सेल पे कोई इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी मिली, ये उछल के यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के लिए उसको कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा चाहिए। और थर्मली एजिटेट करके हमें पता है तुम नियर बाई कितनी एनर्जी गेन कर सकते हो। तुम अप्रोक्सीमेटली KT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट जो होता है इस ऑर्डर की एनर्जी ही गेन कर सकते हो, और इस ऑर्डर की एनर्जी इतनी ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। तो ऐसा मैं डायरेक्ट कह देता हूँ कि जो वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट एनर्जी लेवल है और जो कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल है, उसका जो गैप है वो इतना ज़्यादा होता है जिसको थर्मली एजिटेट करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो हम रिक्वायरमेंट है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजने की, सर यहाँ क्यों भेजना है, हम यहाँ से यहाँ भेज देते हैं। अरे यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भेज देगा तो वैलेंस बैंड में रहेगा, और वैलेंस बैंड में ही रहेगा तो कंडक्शन बैंड में तो जाएगा नहीं। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन तो उस न्यूक्लियस के अराउंड ही बाउंड करते हैं, उस न्यूक्लियस के अराउंड ही घूमते रहेंगे, तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ। कंडक्टिविटी कहाँ से आएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी आएगी तभी तो हम उसको हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर पाएंगे। सही है, तो हमें कम से कम कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा एनर्जी देने पे भैया जेईई में सवाल आया था, वहाँ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी थर्मली एजिटेट करके पॉसिबल नहीं है। और ऐसे कुछ सब्सटेंस जिनमें इतना बड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप समझ रहे हो ना बेटा, ईवी और ईसी के अंदर डिफरेंस, ईवी ईसी समझ रहे हो ना बेटा। तो इतना एनर्जी गैप हम प्रोवाइड करा पाए, इतनी एनर्जी डिफरेंस हम दे पाए थर्मली एजिटेट करके, ऐसा फिजिबल नहीं है। और फिजिबल नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन चाह करके भी बेचारे कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाएंगे, और कंडक्शन बैंड में नहीं आए हुए तो कोई कंडक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। दैट मीन्स इनको क्लासीफाई किया गया एक स्पेशल नाम से, दैट आर नोन एज इंसुलेटर्स। जैसे ग्लास हो गया कांच, है ना, इंसुलेटर्स। अब इसी बात को तुम ऐसे भी कहते हो कि सर उनके पास है ना फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, ना के बराबर होते हैं, अगर कोई एक आधा होता है तो भी वो चल नहीं पाता है ना। ऐसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सोल्व किया था। तो इंसुलेटर्स क्या हुए, जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है, मतलब जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स। तो T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे ये सिचुएशन है, और T इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 केल्विन पे भी आप इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकते। ये जो इजी है फॉरबिडन एनर्जी गैप, मतलब जो ईसी और ईवी के बीच का गैप है, इसको आप पार नहीं कर सकते थर्मली एजिटेट करने के बाद भी, इसलिए इसके पास कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता। एक आधा कोई पहुंच भी गया तो बेचारा पहुंच गया, वो कंडक्ट करवा नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इन सब्सटेंसेस का नाम इंसुलेटर। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, ऐसा पाया गया, फिर हमने बैंड थ्योरी पढ़ी और बैंड थ्योरी के बेस पे हमने क्लासीफाई करना सीखा। ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे, हमने उनको क्लासीफाई किया है बस, कि कुछ एक सब्सटेंस जिनमें ऐसा एनर्जी बैंड डायग्राम बनने को मिला, और कुछ एक में एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ऐसा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी ओवरलैपिंग भी हो गई, पहले से भी ओवरलैप थे कुछ, और इनकी तो ओवरलैपिंग भी नहीं हो पाई। ओवरलैपिंग छोड़ो, कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा पाया। सही है, ओवरलैपिंग का मतलब यही तो हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, मैक्सिमम पहुँच गए, एनर्जी गैप बिल्कुल ही ना के बराबर खत्म ही हो गया, फिनिशिंग लाइन ही। सही है, फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स। देखो अब जो सेमीकंडक्टर है उनका बैंड डायग्राम कैसा देखने को मिला, कुछ ऐसे सब्सटेंस देखने को मिले। ठीक, देखो ये हमारा वैलेंस बैंड बेटा, और ये हमारा कंडक्शन बैंड।
अब मैं सिर्फ 2 ही बैंड बना रहा हूँ, नीचे पूरे भरे होंगे, ये पार्शली फील्ड होगा, लेट्स से इतना, ठीक। सो दिस इज EV एंड दिस इज EC, ये लास्ट लेवल, सही है। बीच की एनर्जी पॉसिबल नहीं है। दिस इज डेल्टा EG, दिस इज डेल्टा EG, सुनना ध्यान से। दिस डेल्टा EG इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप। ऐसे सब्सटेंस देखने को मिले और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप अक्वायरेबल, किसी का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, किसी का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, उसका तो कंडक्टर्स का तो 0 के आसपास ही था, सही है, उसका तो बहुत ही कम था एनर्जी गैप, है ना। इंसुलेटर का बहुत ज़्यादा था, 3 से बड़ा था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, हमें एनर्जी, इतनी एनर्जी हम दे नहीं पा रहे थे। और इससे किसी का 1.1 है, किसी का 1.7 है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग आया। तो कुछ ऐसे मटेरियल मिले जिनका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0 से बढ़ा, इसके बीच की रेंज का फॉरबिडन एनर्जी गैप मिला। तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ लाए, जैसे अगर मैं टेम्परेचर 0 केल्विन की बात करूँ, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करूँ, तो इस टेम्परेचर पे बेटा क्या हुआ, मजेदार काम हुआ कि इस टेम्परेचर पे तो क्या इधर कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। T0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, यहाँ पड़े हुए हैं सारे, मतलब T=0 पे ये जो भी सब्सटेंस थे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, सही है, T=0 पे। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक, उस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठे और यहाँ पहुँच गए, यहाँ से उठे और यहाँ पहुँच गए। अब तुमने कहा कि सर यहाँ से उठे यहाँ गए, तो यहाँ क्या हो गई, डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। क्या होगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर यहाँ से उठा और यहाँ पहुँच गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डेफिशिएंसी हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ खाली जगह हो गई। और इस खाली जगह को हम इस चैप्टर में होल के नाम से जानेंगे। मेरे बच्चे जानते हैं खाली जगह, ये सब कब से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको एलेबोरेटली पढ़ते रहेंगे, लेकिन सुनो अभी के लिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा और यहाँ चला गया। अगर मैंने जो भी एनर्जी एक्वायर्ड थी, जनरली लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है, मैंने सभी की कॉमन लिखी है। किसी की 1.1 होगी, किसी की 1.2 होगी, 1.1 होगी, मैंने थर्मली एजिटेट किया, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई, ये उठ के यहाँ आ गया, खत्म बात, सही है। पॉसिबल भी है K×T का प्रोडक्ट जो ऑर्डर आता है वो पॉसिबल भी है, ये इससे बड़ी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इस रेंज तक के एनर्जी हम दे पाएंगे और हमने दे दी इसको, अलग जो भी एनर्जी इसको चाहिए थी, डेल्टा EG, सही है। यहाँ से उठा, यहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में आया। मान लो मैं यहाँ लगा दूँ हायर पोटेंशियल, यहाँ लगा दूँ लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे, तो करंट ऐसे, करंट आने लग जाएगा भाई। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है और फिर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट करंट, तो करंट आएगा इधर। हालांकि इस पर हम आराम से डिटेल में बात करेंगे। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि T=0 केल्विन में एक सर्टेन गैप है। वो गैप इतना नहीं है कि 0 केल्विन पे अपने आप इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, जैसा कंडक्टर में होता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, ये इलेक्ट्रॉन तेजी से इधर जाने लग गए। जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, मतलब ना तो ये कंडक्टर की कैटेगरी में है कि T=0 पे भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहा है। अगर तुम कंडक्टर का कंडक्शन बैंड बढ़ाओ और T=0 पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे और इधर जाएंगे, क्योंकि कंडक्शन बैंड में पहले से प्रेजेंट होते हैं। हाफ फील्ड होता है वो, मतलब ओवरलैप कंडीशन में होता है, या फिर वो गैप होता है वो ना के बराबर होता है, बिल्कुल ना के बराबर, तुम ओवरलैप नहीं कर दो। और जो इंसुलेटर होता है उसमें क्या होता है, इंसुलेटर में तुम चाहे कितना ही टेम्परेचर दे रहे हो, मतलब बढ़ा रहे हो, तो वो उतनी एनर्जी गेन ही नहीं कर पा रही जितनी उसको सरपास करने के लिए चाहिए। किसी में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, किसी में 18 चाहिए, किसी में 17 चाहिए, तो इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तुम सरपास नहीं कर पाओगे। और सरपास नहीं कर पाओगे तो उधर जाएंगे नहीं, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी दोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कंडक्शन बैंड में जिसको तुम चला सकते हो, ड्रिफ्ट कर सकते हो, तो कोई करंट आएगा नहीं। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से उठे इलेक्ट्रॉन, यहाँ चले गए, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए टेम्परेचर बढ़ाने पे। और यही कारण था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी हमने क्लासीफाई किया था शुरुआत में, बढ़ने लगी थी सेमीकंडक्टर्स की, यही कारण था।
तो तुम ये कह सकते हो कि इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो इतना होता है कि T = 0 केल्विन पे तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं कंडक्शन बैंड में, और फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं तो दैट मीन्स कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है, और कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है तो वो मोर और लेस कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। कंडक्टर मतलब ऐसे सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर रहे हैं अपने अंदर से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव हो जाते हैं। तो ऐसे डिवाइस देखने मिले, 3 तरह के डिवाइस देखने मिले जिनका एनर्जी गैप बहुत कम था भी नहीं, कुछ एक में तो ओवरलैप्ड ही हो रखा था, और जिनका इतना ज़्यादा था कि टेम्परेचर थर्मली एजिटेट करने के बाद भी हम वो एक्वायर नहीं कर पाए, और कुछ एक में ऐसा था एनर्जी गैप कि कुछ सर्टेन टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने पे वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने लगा, वैलेंस बैंड से कहाँ, कंडक्शन बैंड में जाने लगे इलेक्ट्रॉन्स। तो तीनों को क्लासीफाई कर दिया, जिसमें पहले से प्रेजेंट थे वो कंडक्टर्स, जिसमें चाह करके भी नहीं जा पाए वो इंसुलेटर, और जिनका गैप 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे तो इतना है कि वो नहीं जाएंगे, इंसुलेटर ही रहेंगे, और ज़रा टेम्परेचर बढ़ाया तो वो उधर जाने लगे। ऐसे सब्सटेंस को हम कहने लगे सेमी कंडक्टर्स। क्या कहने लगे? सेमी कंडक्टर्स। और जो ये बात मैंने बोली है कि ये करंट इधर आएगा, इस करंट में होल्स भी जनरेट हुए हैं, ध्यान से देखो, यहाँ खाली जगह भी जनरेट होने लगेगी। इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें एक बार के लिए पहले पूरी थ्योरी समझनी है एंड देन रीड आउट योर बुक्स, सही है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। बैंड थ्योरी कहती है कि 3 तरह के बैंड, 2 तरह के बैंड, कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड में जो गैप होता है एनर्जी गैप और 0 केल्विन पर किस तरह से पाए जाते हैं, इसके बेस पे हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को क्लासीफाई किया है, और कंडक्टिविटी के बेस पे भी कि कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा, किसकी कम, किसकी बीच में, दोनों के। तो इस तरह से हमने सेमीकंडक्टर को डिफाइन किया है। तो 2 तरीके पे हमने सेमीकंडक्टर को क्लासीफाई किया है, और ये क्लासिफिकेशन से हम अब पेपर में जो होता है वो कंडक्शन बैंड डायग्राम से आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, दिखाने को मिलता है, समझाने को मिलता है, MCQs होते हैं। तो आपको बैंड थ्योरी आनी चाहिए। बैंड थ्योरी कैसे आनी चाहिए कि दोनों के बैंड्स कैसे वेरी करते हैं। सेमीकंडक्टर के बैंड में क्या होता है, बैंड एनर्जी बैंड गैप या बैंड फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, और ये किस तरह से हमने बनाया। मेरा एम जो था वो ये था कि वैलेंस बैंड बस एक डब्बा बना दिया और ऐसे समझा दिया, वो नहीं था मेरा एम था कि तुम समझो ये डब्बे भी कैसे बने, पहले मैंने वो समझाया एंड देन रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन। तो मैंने बहुत ही डीपली पढ़ाया है। तुम्हें अगर ये वाली बात समझ में आती है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, सही है। इसको हम और एनालाइज करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ें, बुक को रीड आउट करें एंड देन नोट्स बनाएं इसके, एंड हम अगली क्लास में ये डिफाइन करेंगे कि भैया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये होल्स गए, ये करंट वरंट कैसे आया, और फिर आगे जा करके हम सेमीकंडक्टर को ओपन अप करेंगे। अभी हमने सिर्फ क्लासीफाई किया है कि सेमीकंडक्टर किसे कहने वाले हैं, एनर्जी गैप क्या होता है, फर्मी एनर्जी क्या होता है। फर्मी एनर्जी मैंने बताया था कि वैलेंस बैंड में जो अपर मोस्ट एनर्जी है, जो फुली फील्ड, जो पार्शली फील्ड सेल है, उसमें जो लास्ट एनर्जी लेवल जो हमें एक्वायर हुआ है T = 0 पर, दैट इज नोन एज फर्मी एनर्जी, सही। तो आप एक बार इस क्लास को 2-3 बार देखना, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से डिस्कस करना एंड मुझे बताना, ठीक है। तब तक अच्छे से अपनी तैयारी करो और लगे रहो बेटा, ठीक है। टिल देन बाय।